Hello everyone. So today we are going to do unit 2, that is problem identification of research methodology. तो इससे पहले हमने यूनिट 1 कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप यूनिट 1 देख के आइए, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हर एक चैप्टर जो है, इनका ये जो पूरी गाइडलाइन डिज़ाइन करी गई है ये इस टाइप से करी गई है कि सबसे पहले आपको यूनिट 2 समझने के लिए यूनिट 1 को समझना होगा, या फिर अगर आपने यूनिट 1 नहीं भी समझा तो अभी आप यूनिट 2 को समझ लेंगे। बट अगर आपने यूनिट 1 देख लिया तो आपका एक फाउंडेशन जो है, आपका जो एक बेस है वो फॉर्म हो जाएगा, तो आपको ये सब्जेक्ट समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ आर यूनिट 2, दैट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो द वेरी फर्स्ट सेक्शन जो हमें पढ़ना है वो क्या है, फाइंडिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब भी हम कोई रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं, स्पेशली हमारे जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में खुद को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं कि वो एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब भी कोई रिसर्च स्टार्ट होती है तो यूजुअली हमारे जो रिसर्चर होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास या तो एक आइडिया होता है, या तो एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम होती है, या फिर एक हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस क्या है, इसको हमने बहुत अच्छे से यूनिट 1 में कवर कर लिया था। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि हाइपोथेसिस क्या है विद एग्जांपल, तो आप यूनिट 1 की वीडियो जाके रेफर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमने ये देखा कि हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ये चीज़ भी हमने यूनिट 1 में कवर करी थी कि हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स रिसर्च, वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। तो अब हमें क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहला है खुद के एक्सपीरियंस से। योर ओन एक्सपीरियंस आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ रिसर्च आइडियाज़। इसमें हमारे पास टीचर, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी फील्ड में, न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी फील्ड में वो फेस करते हैं। तो वो जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस से रिसर्च आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड, कल्चर, एजुकेशन जो है किसी एक इंसान के थॉट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ व्हेन एन आइडिया कम्स, अब जब आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आएगा तो आपको क्या करना है। सो जैसे ही आपके पास कोई आइडिया है, व्हाट यू हैव टू डू, राइट इट डाउन इमीडिएटली। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आइडिया आया, कुछ देर बाद आप किसी और काम में लगे और आप भूल गए उसे। सो राइट इट डाउन इमीडिएटली। थिंक वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर अ प्रोजेक्ट और थेसिस, कि आपके माइंड में जो आइडिया आया है वो इतना लॉजिकल, इतना वैलिड है कि आप उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे या फिर पूरा का पूरा थेसिस लिखोगे। देन एनालाइज इट क्रिटिकली, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन, देन वर्क ऑन इट सिनेरियो अंटिल इट बिकम्स अ प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल, राइट। सेकेंड जो हमारा सोर्स है वो है हमारा लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च में हमारे पास बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट, काफ़ी चीज़ें आ जाती है जो कि हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्च। अब वी ऑल नो दैट इंटरनेट, AI, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। सो इंटरनेट सर्च इज़ अ पावरफुल टूल फॉर जनरेटिंग आइडियाज़। इंटरनेट सर्च में हमारे पास सर्च इंजन्स आ जाते हैं लाइक गूगल, बिंग, याहू, विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया भर की, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब कुछ आपको विकीपीडिया से मिल जाएगी। तो आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए विकीपीडिया को रेफर कर सकते हैं। देन वी हैव एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे पडमेड हो गया, पब एजी हो गया, CAB डायरेक्ट हो गया। देन वी हैव डेली ऑब्जर्वेशन, लाइक नेचर एंड सराउंडिंग आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप देखो, दो तरीके का ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पे हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स आपने कोई चीज़ देखी, देखने के बाद आपने उस चीज़ के ऊपर फिर सोचा कि ये एक्चुअली क्यों हुआ। जैसे अगर मैं आपको सर न्यूटन का एग्जांपल दूँ, तो पेड़ से एप्पल गिरते हुए तो सबने देखा होगा, बट सबने देखा और देखने के बाद उन्होंने उस चीज़ को बिना सोचे जस्ट इग्नोर कर दिया। तो दिस इज़ पैसिव ऑब्जर्वेशन जो लोगों ने किया। बट जो हमारे सर न्यूटन ने किया वो क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ एप्पल जो है वो ट्री से गिरा। अब उन्होंने इसके ऊपर फिर क्रिटिकल थिंकिंग करी, उसके कॉजेज़ जानने की कोशिश करी, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों था कि एप्पल नीचे ही गिरा, वाई नॉट कि एप्पल ट्री से ऊपर चला गया। सो उन्होंने क्या किया, एक्टिव ऑब्जर्वेशन किया। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में एक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन वी हैव रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स या कॉल फॉर प्रपोजल्स क्या होता है, हमारे जो फंडिंग एजेंसीज है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स निकालती है, जिस डॉक्यूमेंट में वो लिखती है कि उन्हें किस किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च चाहिए, और वो ना एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देती है कि अगर रिसर्च इन टॉपिक्स के ऊपर हुआ तो वो फंडिंग प्रोवाइड करेगी।
वो जो है वहाँ पे बजट भी मेंशन करती है। तो आपको जो है ये जो हमारी फंडिंग एजेंसीज़ होती है उनके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स या कॉल फॉर प्रपोजल्स जैसे ही आते हैं, आपको उन्हें देखना है, ध्यान से उनको समझना है, उनकी नीड कि उन्हें कौन से डोमेन में रिसर्च चाहिए, ये सब देख के आप वहाँ से फंडिंग भी ले सकते हैं। देन फील्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम फार्मर्स एंड एक्सटेंशन वर्कर्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी फील्ड में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमारे फार्मर्स या एक्सटेंशन वर्कर्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इनकी भी ये यहाँ पे भी क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप होता है रिसर्च करने का। देन न्यू डेवलपमेंट, लाइक हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप जो है रिसर्च वर्क कर सकते हैं। देन वी हैव कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार्स होती है, डिस्कशंस होती हैं, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप साइंटिस्ट से फेस टू फेस बात कर सके, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सके, 1 to 1 आप एक्सपर्ट को सुन पाएंगे, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। तो जब आप इंटरेक्शन करते हो ना ऐसे ग्रेट पीपल के साथ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू रिसर्च टॉपिक्स भी जानने को मिलते हैं और आपका माइंड भी ब्रॉड होता है। देन वी हैव कलीग्स एंड गाइड्स, तो आपके सीनियर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, वो आपको जो है रिसर्चेबल प्रॉब्लम सजेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च गाइड्स सोचे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव एनालिसिस ऑफ रिसर्च आइडिया, अब आपने क्या किया, ऊपर जो भी हमने सोर्सेज पढ़े थे उन सोर्सेज से आपने रिसर्च प्रॉब्लम जो है अपनी आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब वो जो रिसर्च आइडिया आपका है वो कितना ज़्यादा रिपोर्ट या फिर थेसिस लिखने के लायक है, उस चीज़ को एनालाइज करेंगे अब हम, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कंसीडर, जब भी आप ये चीज़ कंसीडर करेंगे कि आपका जो आइडिया है वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कितना ज़्यादा लॉजिकल है, उसकी वो काम करने लायक है कि नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ों को जो है कंसीडर करना है। फर्स्ट वन इज़ फीजिबिलिटी ऑफ द आइडियाज़, इट मीन्स चूज़ आइडियाज़ दैट आर सिंपल, आप ऐसे आइडियाज़ चूज़ करो जो कि सिंपल हो, रियलिस्टिक हो और गोल ओरिएंटेड हो। आप कोई ऐसा आइडिया चूज़ मत कर लीजिए जो लाइक एज ए स्टूडेंट, अगर आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको जो है बजट फ्रेंडली आइडिया या फिर आपका जो टाइम फ्रेंडली आइडिया, ऐसे आइडियाज़ आपको चूज़ करने होंगे। जैसे अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 2 साल में आपका जो 2 या 1 साल में आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर पीएचडी 3 साल में रिसर्च कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके आइडिया की फीजिबिलिटी कितनी है। अवॉइड इम्प्रैक्टिकल और वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। देन प्रैक्टिकलिटी, डू नॉट चूज टॉपिक दैट रिक्वायर अनअवेलेबल फैसिलिटीज़, आप कोई ऐसा टॉपिक चूज़ मत कर लीजिए जिसके लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स लगे या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी आपको लगे जो अभी तक अनअवेलेबल है, आई ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट डिमांडिंग एक्सेसिव टाइम, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम मांग रहा है, आपसे मनी मांग रहा है, मैन पावर मांग रहा है, तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। देन नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी इज़ इंपॉर्टेंट, लाइक जब भी आप कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च आइडिया अपना ढूंढते हैं तो आप पहले चेक कीजिए कि उसके रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ या फिर एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स या रिपोर्ट्स या रिसर्च पहले से कितनी हो गई हैं। आप प्रीवियस स्टडीज़ को चेक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा सही नहीं है, या फिर उतनी ज़्यादा जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस केस में फिर आप जो है अपने आइडिया के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बट अगर अर्लियर वर्क जो है वीक है, ठीक है, तो आप जो है अपने वर्क को न्यू एरिया की तरफ एक्सटेंड करके या फिर अपने उसी सेम आइडिया में कुछ न्यू ऐड करके फिर आप जो है उसको न्यू डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो अवॉइड मेयर डुप्लीकेशन, क्योंकि एक ही आइडिया के ऊपर बार बार अगर लोग लिखेंगे तो इट्स काइंड ऑफ डुप्लीकेशन, तो ये इतना ज़्यादा जो है आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, आप हमेशा ये मत सोचो कि आपका रिजल्ट जो है ना, हमेशा जो आपका आउटकम है वो पॉजिटिव ही होगा। रिजल्ट्स जो है वो अनसर्टेन होते हैं, और रिसर्च में नेगेटिव, या फिर रिसर्च में नहीं, कहीं भी जगह पॉजिटिव जितने ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं, पॉजिटिव आउटकम जितना ज़्यादा वैल्यूबल होता है उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल हमारा नेगेटिव आउटकम होता है। देन फिफ्थ वन इज़ टाइम अवेलेबल, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप मास्टर्स में हैं तो आप देखिए कि अबाउट 1 ईयर के टाइम में आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर पीएचडी इट शुड बी अबाउट 3 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अनएम्बिगुअस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड कीजिए जिसे आप टाइमली मैनर में कंप्लीट ही ना कर पाएँ। Then we have opinion of others. So discuss ideas with teachers and expert. जो भी आपने अपना आइडियाज़ चूज़ किया तो उस आइडिया को फिर आप टीचर के साथ, एक्सपर्ट के साथ, इनको जो है डिस्कस कीजिए उन लोगों के साथ। और इसमें हमारे पास 2 टर्म होते हैं, नियोफोबिया एंड नियोफीलिया। नियोफोबिया इज़ फियर ऑफ न्यू आइडियाज़, कोई भी न्यू आइडिया
कोई भी न्यू आइडिया आप यूज़ करने से या फिर न्यू आइडिया के ऊपर रिसर्च करने से आप घबराइए मत। दूसरा इज़ नियोफीलिया, एकदम कोई भी न्यू आइडिया देख के एकदम ब्लाइंड अट्रैक्ट मत हो जाइए उसकी तरफ, क्या पता वो प्रैक्टिकल ना हो। तो बी केयरफुल फ्रॉम दीज टू, नियोफोबिया एंड नियोफीलिया। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल नीड्स। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हर रिसर्च में एनालिसिस तो करते ही हैं, क्योंकि हम जो है लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं, तो उसकी एनालिसिस करनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें अगर आप खुद इतने अच्छे नहीं हैं एनालिसिस में, तो आप एक स्टैटिस्टिशियन के साथ जो है काम कर सकते हैं। आगे जाके आपके रिसर्च में बहुत ज़्यादा एरर्स हों, इससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में ही किसी स्टैटिस्टिशियन से हेल्प ले लें या फिर उनसे कंसल्ट कर लें। देन वी हैव कॉम्पिटेंस अ रिसर्चर। चूज़ अ टॉपिक विद इन योर स्किल्स। आपके अंदर जो स्किल है, आपको जिसके बारे में पता है पहले से, आप उन्हीं टॉपिक को चूज़ कीजिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या फिर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क, इन चीज़ों में क्या है, आपको कोलोबरेशन की नीड पड़ेगी। लाइक सपोज यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट आप जो है कोई कंप्यूटर साइंस वाले इंसान के साथ, मतलब कंप्यूटर साइंस वाला जो है आपने डिसिप्लिन चूज़ कर लिया और आप उसके ऊपर जो है, जैसे आपने सोचा कि हाँ भी एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एआई के ऊपर रिसर्च कर देता हूँ। बट आप उस फील्ड से तो है ही नहीं, राइट। आपने सोचा कि मैं मशीन लर्निंग के ऊपर कर लेता हूँ, बट आप इस फील्ड से नहीं है ना, तो आपको किसी ना किसी कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो दूसरों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप इस चीज़ को जो है अवॉइड कीजिए। देन वी हैव फंडिंग पॉसिबिलिटी। अगर आपको फंड्स चाहिए तो आप सपोर्ट फ्रॉम एजेंसीज लाइक DST, UGC, ICAR, DBT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन फंडिंग एजेंसीज के पास जाके जो है आप इनसे फंडिंग मांग सकते हैं। देन प्लानिंग अ प्रपोजल। इट मीन्स कि जब भी आप सब लाइक आपने अपना आइडिया जो है आपका क्लियर है, तो अब आप क्या करिए, उसको प्रोजेक्ट प्रपोजल में कन्वर्ट कीजिए। तो स्पेशली केयरफुल इफ़ इट इज़ फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। जैसे आपको फंडिंग चाहिए किसी एजेंसी से और आप उनके लिए अपना जो प्रपोजल है वो जो है आप प्लान कर रहे हैं, तो वो प्रपोजल जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छा होना चाहिए कि वो एजेंसी पढ़ते ही उन्हें लगे कि हाँ, इस रिसर्च में, इस टॉपिक में, इस रिसर्चर में कोई ना कोई बात है और हमें इनको फंडिंग देनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, स्टडी द कॉल फॉर प्रपोजल्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉल फॉर प्रपोजल्स क्या है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो है जारी करते हैं, वहाँ से देख के आपको बताना, वहाँ से देख के आप अपने जो है टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से देख के आप अपने जितने भी डाउट है एजेंसी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो प्रोग्राम के साथ मैच हो रहा है कि नहीं है। देन फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़, मतलब जो करंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों को आप एड्रेस कीजिए, ठीक है। ये दिखाइए कि आपका जो रिसर्च है ना वो रियल वर्ल्ड इशूज़ को भी सॉल्व कर सकता है। आप एजेंसी को कन्विंस कीजिए कि अगर वो आपको फंडिंग देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और प्रोडक्टिव होगा। देन वी हैव गुड राइटिंग स्किल्स। सो यूज़ सिंपल क्लियर। तो जब भी आप रिसर्च लिखते हैं ना, तो उसमें राइटिंग स्किल्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी आप अपना प्रपोजल प्लान कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स ना लिखे हों उसमें, या फिर ऐसे मे बी, परहैप्स जैसे अनसर्टेन वर्ड्स यूज़ ना हो, और जहाँ पे आप जो है बुलेट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स की ज़रूरत है वहाँ पे उनको यूज़ कीजिए। अपने सेंटेंसेस को प्रीफर कीजिए कि वो एक्टिव वॉइस में ही हो, और आपके सेंटेंसेस जो है वो छोटे हों, ज़्यादा बड़े लेंदी ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रामर वीक है, तो एक बार जो है आप उसको किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाइए, उसके बाद उसे प्रपोजल के लिए भेजिए। देन वी हैव टाइम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। प्लान टाइम रियलिस्टिकली, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू स्टेप्स एंड डिज़ाइन टाइम टू ईच, ठीक है, एंड असाइन टाइम टू ईच। मतलब आप क्या कीजिए, अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को जो है सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दीजिए, और फिर अपने प्रोजेक्ट को जो है आप स्टेप्स में कंप्लीट कीजिए। इंक्लूड टाइम फॉर डिलेज, और ऐसा करने से जो आपका डिले या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, इन सारे प्रॉब्लम्स जो है आप ओवरकम कर सकते हैं। देन वी हैव प्रपोजल आउटलाइन। इट मीन्स कि जब आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कि हमारे प्रपोजल में जो है टाइटल पेज होना चाहिए। टाइटल पेज में क्या होगा, टाइटल होगा, एप्लीकेंट का नाम होगा, सपोज आपका नाम होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, डेट होगा। टाइटल शुड बी क्लियर। टाइटल जो है वो क्लियर, शॉर्ट, 12 से 15 वर्ड्स का, अट्रैक्टिव होना चाहिए। वेग फेसेस लाइक स्टडीज ऑन, इफेक्ट ऑफ, तो ये चीज़ें आप यूज़ मत कीजिए। नो एब्रीविएशन, कोई एब्रीविएशन आपको यूज़ नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, जैसे DNA हो गया, PH हो गया। तो ये चीज़ें जो है इनके बारे में लोगों को बहुत, जैसे RBI हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में लोग जो है बहुत
मतलब बहुत कॉमन है, ये जो एब्रीवेशंस है वो बहुत कॉमन है, तो ऐसे एब्रीवेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। बट कोई ऐसा एब्रीवेशन जो इतना ज़्यादा कॉमन ना हो, जैसे आपने लिखते लिखते लिख दिया असैप, असैप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो ये हमें पता है कि इट्स अ व्हाट्सएप लैंग्वेज, तो हम उसमें ये चीज़ चल जाती है। बट ऐसे आप जो है अपने रिसर्च पेपर में इस चीज़ को मत लिखिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉमन एब्रीवेशन नहीं है। तो और आप कॉलन स्टाइल को यूज़ कीजिए फॉर डिटेलिंग। देन वी हैव इन्वेस्टिगेटर डिटेल्स, should include name, designation, department, institute, address, date of birth, gender, phone number and email. Then we have abstract. So abstract is about 150 to 300 words की summary होती है. It includes justification, question, hypothesis and methods. So first impression of the proposal, और हमारा जो abstract है ना वो हमारा first impression of the proposal होता है. तो कोई भी अगर आपका proposal अगर वो पढ़ता है तो प्रपोजल पढ़ने में सबसे पहले वो क्या है, नीचे की चीज़ें तो बाद में पढ़ता है, सबसे पहले वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में जो है आप कीवर्ड्स यूज़ कीजिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और इसको आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव तरीके से आप इसको लिखिए। देन वी हैव इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है, एक्सप्लेन वाई दिस प्रॉब्लम इज चूजन, कि आपने इसी प्रॉब्लम को क्यों चूज़ किया, ठीक है। इंक्लूड्स रैशनल एंड इम्पॉर्टेंस, रिसर्च क्वेश्चन, आपका रिसर्च, जब भी हम रिसर्च लिखते हैं ना तो उसमें हमारे कुछ रिसर्च क्वेश्चन होते हैं कि आप एट द एंड ऑफ दिस आप क्या चाहते हैं, ठीक है। लाइक एट द एंड आपका जो रिसर्च पेपर है वो किन किन रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देगा, इट्स लाइक दैट। देन वी हैव हाइपोथेसिस, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू, practical utility review. Then we have objectives and aim. Then we have objectives and aim. So aim is broad purpose, ठीक है, और objective is specific task to achieve aim. तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव और एम को याद रखने का एक तरीका है, दैट इज स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। देन वी हैव मेथोडोलॉजी। मैथडोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ रिसर्च विल बी डन, कैसे रिसर्च को आपने किया है, आपने क्वेश्चनेयर यूज़ किया है, सर्वे यूज़ किया है, क्या मेथड्स यूज़ किए हैं, कैसे डेटा एनालिसिस किया है, एवरीथिंग। देन वी हैव टाइम स्केड्यूल एंड माइलस्टोन्स, शो व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या काम कब हुआ है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इस चीज़ को पढ़ा है, टाइम शेड्यूल एंड माइलस्टोन्स, ठीक है। शो व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या जो है कब स्टार्ट हुआ, कौन सा टास्क कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, ठीक है। चार्ट्स को यूज़ कीजिए जहाँ पे ज़रूरत है। देन वी हैव एथिकल कंसिडरेशंस, मेंशन सेफ्टी, कंसेंट एंड अप्रूवल्स। नाइन्थ वन इज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, प्रूव योर इंस्टीट्यूशन इज़ कैपेबल, आप इस चीज़ को प्रूव करो कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से है वो इंस्टीट्यूशन आपका पूरा साथ देगा किस चीज़ में, आपके रिसर्च पेपर को सक्सेसफुली लिखने में। देन हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्ट स्टाफ। देन इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्रोसेस इंडिकेटर्स एंड इम्पैक्ट इंडिकेटर्स। प्रोसेस इंडिकेटर्स में हमारे पास प्रोग्रेस, स्टेप्स, आउटपुट आ जाते हैं, और इम्पैक्ट इंडिकेटर्स में हमारे पास यील्ड, इनकम, हेल्थ, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए। देन वी हैव बजट, प्रिपेयर रियलिस्टिक एस्टिमेट्स कि आपको कितना बजट आपको लगेगा, इसमें जो है सैलरी, इक्विपमेंट, ट्रैवल, कंटेंजेंट, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। देन वी हैव CV ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप क्या है अपना CV अटैच कीजिए, उससे जो है आपकी एकेडमिक और रिसर्च कॉम्पिटेंस दिखेगी और आपकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस पे फोकस होगा। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल एंडोर्समेंट, स्टेटमेंट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप प्रिंसिपल वगैरह से आप जो है अपना स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं। कन्फर्म सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ फॉर द प्रोजेक्ट। देन वी हैव रेफरेंसेस, आप 6 से 10 रेलिवेंट या रिसेंट सोर्सेज को रीड कीजिए और उनको मेंशन कीजिए एज ए रेफरेंसेस, और जो है प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट में आपको लिखना है। अदरवाइज अगर आपने प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट में नहीं लिखा अपने रेफरेंसेस को तो आपके ऊपर जो है प्लेजरिज्म का जो है केस बन सकता है। देन वी हैव प्रेजेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल। तो राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल नीड्स टाइम एंड पेशेंस, राइट। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आप जो है लिखने के बाद ये मत सोचिए कि हमने एक बार लिख दिया तो बस अब यही सही है। अपने ड्राफ्ट को सेवरल टाइम्स जो है आप रिवाइज कीजिए, उसमें एरर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप अपना पेपर पढ़िए तो आप उसे ऐसे मत पढ़िए कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसको ऐसे पढ़िए कि इसमें एरर है,
ठीक है। और जब आपको आप एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके बाद भी अगर आपको एरर नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि आपका अब पेपर जो है वो एकदम सही है प्रपोजल के लिए सेंड करने के लिए, ठीक है। आप फीडबैक्स लीजिए, एडिट कीजिए जहाँ पे आपको एडिट करने की ज़रूरत लग रही है। तो एक गुड प्रपोजल जो होता है ना वो इन क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, जैसे वाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस प्रोजेक्ट, लाइक नीड क्या है मुझे प्रोजेक्ट करने की, फिर प्लानिंग कैसे कैसे करूँगा मैं, ठीक है, कौन से मेथड्स को मैं यूज़ करूँगी, या फिर कौन से रिसोर्सेज मुझे लगेंगे। देन प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि एजेंसी जो है ना वो डायरेक्ट एप्लीकेंट को ही इनवाइट कर लेती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कीजिए। तो ये आपका बहुत अच्छा चांस होता है कि आप फेस टू फेस जो है एजेंसी के साथ मिलके आप अपने प्रपोजल को जस्टिफाई कीजिए, और अगर उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करी या उन्होंने बोला कि नहीं ये आपका सही नहीं है, तो उस टाइम पे आप डिफेंड भी कर सकते हैं अपने पेपर को। देन वी हैव आफ्टर अप्रूवल, आपको एक सैंक्शन लेटर इशू होगा, जिसके बाद आपका जो काम जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देन वी हैव इवेल्युएशन क्राइटेरिया, रिसर्चर जो है वो यूजुअली प्रपोजल को कैसे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले तो इज़ द आइडिया इम्पॉर्टेंट, कि ये जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो आइडिया इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं है, फीजिबल है कि नहीं है, एप्लीकेंट कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, कैन इट बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, टाइमली मैनर में, बजट फ्रेंडली है कि नहीं है। देन वी हैव रीजन्स फॉर रिजेक्शन, ऐसे क्या क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपका जो पेपर है वो रिजेक्ट हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ आइडिया इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, उन्हें आपका आइडिया ही सही नहीं लगा। दूसरा हो सकता है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छी ना हो, या फिर आप दूसरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो। जैसे पीछे हमने देखा था ना कि अगर आप अपने डिसिप्लिन से बाहर इंटरडिसिप्लिनरी या फिर कोई अलग डोमेन का अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, ठीक है, या टॉपिक चूज़ कर लिया, तो उसमें जो है अब आप दूसरे डोमेन के जो एक्सपर्ट है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, तो उस केस में जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है प्रपोजल। देन वी हैव बजट, अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, और अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट होने के बाद आप डिस्करेज फील मत कीजिए, ठीक है, आप अपने प्रपोजल को इम्प्रूव कीजिए और फिर आप उसको दोबारा से रीसबमिट कीजिए। और बाकी जो ये चीज़ें हैं ये नेक्स्ट पेज की है, तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। देन वी हैव एकेडमिक सर्च इंजन्स, तो एकेडमिक सर्च इंजन जो है ना वो स्कॉलरली और साइंटिफिक कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करता है। हमारे जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, इसमें थेसिस होती है, बुक्स होती है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं। जैसे जब आप लिटरेचर सर्च करते हैं, ठीक है, आप जो है आप जो जिस चीज़ के ऊपर अपना रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको और एग्जिस्टिंग प्रीवियस रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तो उस केस में जो है आप इन सर्च इंजन्स का यूज़ कर सकते हैं और पेपर्स फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट वन तो हमारा गूगल स्कॉलर है, और जो मोस्टली बच्चों को पता भी होगा कि गूगल स्कॉलर क्या होता है। ये हमारा फ्री एकेडमिक सर्च इंजन है सिंस 2004। इसमें हमारे बुक्स, आर्टिकल्स, थेसिस, एब्स्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आपको साइटेशन मैट्रिक्स भी दिखाता है। साइटेशन क्या होता है, ये हम यूनिट 4 में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इसका पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊँगी। देन वी हैव टोटल साइटेशंस, एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आप जो है यूनिट 4 में पढ़ेंगे, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए इन सब चीज़ों को। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इट्स ओके, अभी हम आगे इन चीज़ों को कवर करेंगे। देन वी हैव इंट्रेंस, फेडरेटेड सर्च फॉर लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड अगर आपका रिसर्च है तो आप इंट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका समथिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप पवेजी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो है किसी भी डिसिप्लिन से हैं आप, या फिर तो फिर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप बेस का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक सर्च इंजन। आप साइट सिरेक्स का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड चीज़ों के लिए। साइट यू लाइक का आप यूज़ कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग के लिए। पब साइक का यूज़ कर सकते हैं आप साइकोलॉजी के लिए। वर्ल्ड वाइड साइंस का आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल साइंस सर्च पेपर्स के लिए। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, तो ये यहाँ पे 13 तक हैं, और बाकी सर्च इंजन्स हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं 14, 15, 16, 17। तो ये चीज़ें जो हैं आप खुद से रीड कर लेना, ये काफ़ी ईजी है। देन वी हैव प्लानिंग अ लिटरेचर सर्च, तो अब जब भी हम लिटरेचर सर्च करते हैं, लिटरेचर सर्च मतलब आपको पता चल गया ना कि आप जो है एग्जिस्टिंग या प्रीवियस जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आप उन्हें सर्च करते हैं, उन्हें रीड करते हैं, और उनमें जो है कहाँ क्या लिमिटेशंस हैं जो आपको अब अपने रिसर्च में कवर करनी है, ये चीज़ें जो है फाइंड आउट करते हैं। तो लिटरेचर सर्च का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रेलिवेंट स्टडीज़ फॉर रिव्यू एंड रिसर्च, एंड इट रिक्वायर्स अ क्लियर स्ट्रैटेजी यूजिंग इंडेक्सेस, डेटाबेस, ऑनलाइन सोर्सेज एक्सेट्रा। देन वी हैव डिटरमाइन द स्कोप ऑफ रिव्यू, आप जो है क्लियरली अपने रिसर्च क्वेश्चन को नोट आउट कीजिए कि कंक्लूजन जब आप जो है रिसर्च आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो किन क्वेश्चंस का आंसर जो है आप दे पाएंगे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च पेपर। देन एक्सेस व्हाट यू ऑलरेडी नो,
पर्पस डिसाइड द डेप्थ ऑफ सर्च, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिमिटेड सर्च, लाइक अगर आपको इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड लिखना है तो उसके लिए आप लिमिटेड सर्च कीजिए, बट अगर आपको पूरा रिव्यू का पेपर लिखना है तो उसके लिए आपको डिटेल सर्च करना पड़ेगा. देन डिसाइड द पीरियड टू बी कवर्ड, लाइक डिसाइड द टाइम रेंज, इट्स आइदर एंटायर हिस्ट्री, मतलब आप पूरे पीछे के जितनी, मतलब पूरी हिस्ट्री से लेके अभी तक जितने पेपर्स लिखे गए हैं उन सबको आप पूरा रिव्यू करने वाले हैं अच्छे से, या फिर लास्ट 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का करने वाले हैं. तो रीसेंट स्टडी शो रीसेंट डेवलपमेंट. ठीक है. देन वी हैव सेटल ऑन द रेंज, डिसाइड द वेदर इंफॉर्मेशन इज, आप जो इन्फॉर्मेशन है वो रीजनल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है. ब्रॉडन सर्च फॉर नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स, अगर आपका टॉपिक जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा. ठीक है. देन फोकस ऑन इंटरनेशनल पब्लिशर्स फॉर ग्लोबल रेलिवेंस, अगर आपको ग्लोबल रेलिवेंस चाहिए तो उसके लिए आप इंटरनेशनल पब्लिशर्स पे फोकस कीजिए. देन वी हैव आइडेंटिफाई की कंसेप्ट एंड कीवर्ड्स, आइडेंटिफाई मेन कंसेप्ट ऑफ द स्टडी, जो आप स्टडी कर रहे हो उसका मेन कंसेप्ट क्या है. कीवर्ड्स जो है वो हमारा बेस होता है लिटरेचर सर्च का, जैसे आप सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग वेरिएशंस करके आप जो है सर्च करेंगे तो आपको जो है सेम पेपर फाइंड आउट कर पाएंगे आप. देन वी हैव यूज द लाइब्रेरी इफेक्टिवली, लर्न लाइक रेफरेंस सोर्सेज, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट, इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं आप ये चीज़ जो है सीखिए. डेवलप स्किल्स टू, जो है वैसे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर है, बट कौन सा रिसर्च पेपर आपको चूज़ करना है अपने लिटरेचर सर्च के लिए, ये भी एक स्किल होती है. तो आप इन स्किल्स को जो है डेवलप कीजिए. यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे आप प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे जर्नल हो गया, बुक हो गया, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेन कीजिए. दैन बुक्स और इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसमें जो है आपके टेक्स्ट बुक हो गए, हैंड बुक हो गए, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें. देन वी हैव जर्नल्स ऑन इंफॉर्मेशन सोर्सेज. जर्नल्स दो तरीके के होते हैं, हमारे प्राइमरी जर्नल्स होते हैं और सेकेंडरी जर्नल्स होते हैं. प्राइमरी जर्नल्स जो होते हैं ना वो हमारे पब्लिश करते हैं ओरिजिनल या फिर पीयर रिव्यूड रिसर्च को, बट हमारे जो सेकेंडरी जर्नल्स होते हैं ना ये पब्लिश करते हैं रिव्यू और टीचिंग आर्टिकल्स को. देन आप ऑनलाइन डेटाबेसिस का यूज़ कर सकते हैं या फिर वेब बेस्ड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. ये क्या है, आपके लिटरेचर सर्च को और ज़्यादा फास्ट बना देती है. देन वी हैव लोकेटिंग रेलिवेंट लिटरेचर. ठीक है. अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो बहुत अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग सोर्सेज पे अवेलेबल होती है. अ रिसर्चर मस्ट अंडरस्टैंड विच फॉर्मेट बेस्ट सूट द नीड. अब कौन सा फॉर्मेट जो है लिटरेचर सर्च का, कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट करेगा ये आपको डिसाइड करना होगा. तो सिलेक्ट एप्रोप्रिएट tool. Different tools are used to locate literature. So the suitable one should be chosen by researcher. Abstract and indexes, subject guide, search engines, online databases. कौन सा टूल आपके लिए सबसे ज़्यादा suitable होगा वो आपको चूज़ करना होगा आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली. देन trace relevant publications using selected tools. Each subject indexes with keyword, synonym और आप alternative words का यूज़ करो लिटरेचर फाइंड आउट करने के लिए. और अगर रिजल्ट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कीजिए, अपने सर्च को नैरो कर दीजिए विथ स्पेसिफिक वर्ड्स. ठीक है. या फिर अगर आपके रिजल्ट्स जो है बहुत कम शो हो रहे हैं तो आप अपने सर्च को जो है ब्रॉडन कर दीजिए. देन वी हैव नोट मेकिंग. नोट मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है, इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ समराइजिंग इन्फॉर्मेशन इन वंस ओन माइंड. अब आपने बहुत सारे लिटरेचर सर्च कर लिए. ठीक है. आपने उनको पढ़ लिया, बट पढ़ने के बाद सारी चीज़ें तो आपके माइंड में रहेगी नहीं. तो आप क्या कीजिए, हर एक पेपर को पढ़ने के बाद उनकी जो है स्मॉल नोट्स बना लीजिए तो आपको याद रहेगा. कीप बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स फॉर बुक्स एंड पेपर्स. अगर आपने कोई बुक पढ़ा है, कोई पेपर पढ़ा है तो उसमें क्या है, आप ऑथर हो गया, टाइटल क्या है, एडिशन कौन सा है, प्लेस क्या है, ईयर क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं. ठीक है. या फिर अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स तो इसमें भी ऑथर कौन है, आर्टिकल का नेम क्या है, वेबसाइट टाइटल क्या है, डेट ऑफ एक्सेस, URL, ये सारी चीज़ें जो है आप अपना एक रिकॉर्ड में आप जैसे स्प्रेडशीट या एक्सेल पे जो है इन चीज़ों को आप मेंटेन करके रखिए. ठीक है. मेंशन करके रखिए. सो दैट्स इट गाइस. हमारा जो यूनिट 2 है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया. एंड आई होप आप लोगों को जो है ये समझ आया होगा और आपको जो है कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट नहीं होगा. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको यूनिट 3 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यूनिट 3 की वीडियो भी बहुत जल्दी बना के लाऊंगी. और अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले यूनिट 1 देखिए, फिर आप यूनिट 2 आप पहले भी देख सकते हैं. बट अगर आप यूनिट 1 देखेंगे तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और एग्ज़ाम में आप जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे. सो थैंक यू गाइज. स्टे ट्यून्ड फॉर यूनिट 3.
बाय।